हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आशीष क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे 19 अगस्त का एडिटोरियल। और आज का जो एडिटोरियल है वो शायद सेकंड एडिटोरियल है, क्योंकि फाइनेंशियल आर्टिकल है तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले बता दूं कि एक नया कोर्स लॉन्च कर दिया गया है आशीष क्लासेस एप्लीकेशन पर। जो हमारा न्यू एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, या सीधा लिंक दे रखा है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसे आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको एक नया कोर्स नजर आएगा, कॉमन एरर प्रैक्टिस बैच। इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा वो क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम से नहीं मिलेंगे, कहीं से कट कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा। बिल्कुल नए क्वेश्चंस आपके सामने होंगे जिससे आपको बढ़िया से प्रैक्टिस हो पाएगी और बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है। इस प्रैक्टिस बैच में आपको 20 क्वेश्चंस पर सेशन, एक सेशन में 20 क्वेश्चंस डिस्कस हम करेंगे। 20 क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं। जब आप देखेंगे तो क्वेश्चंस की साइज देखेंगे, क्वेश्चंस में एरर का लेवल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक डेमो वीडियो यहाँ पे दिया हुआ है, डे 2 की क्लास अपलोड कर दी गई है आज, है ना। ये मंडे टू फ्राइडे आपको क्लासेस मिलेंगी, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे यहाँ पे क्लासेस ऑफ रहेंगी, जैसा कि द हिंदू में हम लोग करते हैं। तो सैटरडे संडे को क्लास नहीं होगी, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी। और कुल मिलाकर आपको 100 वीडियो सेशंस मिलेंगे। इसका मतलब 2000 क्वेश्चंस, 2000 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक थोड़ा डेट याद रखिएगा, 5 सितंबर शिक्षक दिवस तक ये आपको 499 में अवेलेबल करवाया गया है। इसके बाद ये प्राइस होगा 649। ठीक है, तो ये कोर्स बाय कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ग्रामर का बैच चल रहा है, मीन्स ग्रामर का बैच इसी एप्लीकेशन पर मिलेगा, डिजिटल बोर्ड पर ही है। इसके अलावा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला बैच चल रहा है, जहाँ पे डे 46 तक की क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, वो आप बाय कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको, जो एडिटोरियल वाला बैच है जो हम लोग पिछले पुरानी एप्लीकेशन पर डिस्कस कर रहे थे, अब B96 बैच भी आपको नई एप्लीकेशन पर अवेलेबल करवाया गया है, तो वो आप देख सकते हैं। अभी वो 7 डेज के लिए और अवेलेबल रहेगा, तो B96 बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं इसी एप्लीकेशन पर। तो आज की वोकैबुलरी देख लेते हैं। पहला वर्ड देखिए, आपको दे रखा है डिथर। डिथर एक वर्ब है, इसका मतलब होता है वेवर, इसका मतलब होता है फॉल्टर या फिर हेजिटेट। हिचकिचाना कह सकते हो, डगमगाना कह सकते हो, जब आप कोई चीज को निश्चय नहीं कर पाओ। व्हेन यू आर नॉट इन द पोजीशन व्हेन यू डिसाइड समथिंग, कि आपको ये करना है कि नहीं करना है, इसका मतलब आप डिथर कर रहे हैं। पेंट अप जो है वो एडजेक्टिव है, वैसे तो ये फ्रेजल वर्ब है लेकिन ये एडजेक्टिव के रूप में ही यूज किया जाएगा, नाउन से पहले ही आएगा। इसका मतलब होता है सप्रेस्ड, या फिर आप इसे कह सकते हैं रिप्रेस्ड। तो सप्रेस्ड या रिप्रेस्ड मीन्स दबा हुआ। ठीक है। डिसएंटेंगल है वो वर्ब के रूप में लेंगे, इसका मतलब सॉर्ट आउट या रिजॉल्व, सुलझाना। सॉर्ट आउट या रिजॉल्व, सुलझाने को बोलेंगे डिसएंटेंगल। एक्सपेडाइट है वो वर्ब है, इसका मतलब है स्पीड अप। किसी प्रक्रिया, कोई प्रक्रिया है उसकी गति को तेज कर देना। ठीक है, एक्सपेडाइट। इंक्रीज द स्पीड कह सकते हो, इंक्रीज द स्पीड, तो ये है गति तेज कर देना। इसके बाद में आपको दे रखा प्लग, ये भी वर्ब के रूप में यूज करेंगे। प्लग से मतलब है फिल या कवर, कोई खाली जगह है उसको भरने को बोलते हैं प्लग। कैप है, ये नाउन के रूप में यूज किया गया है। एक तो कैप टोपी होती है, पता ही है आपको। फाइनेंशियल आर्टिकल में जो कैप वर्ड यूज किया जाता है इसका मतलब होता है लिमिट या रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन एक उच्चतम सीमा, ये उससे बाहर नहीं जा सकते, उसको कैप कहा जाता है। अपर लिमिट कह सकते हो। किक इन है, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है टू बिगिन या टू स्टार्ट, शुरुआत होना, शुरू हो जाना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कुछ वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे, इसके अलावा भी काफ़ी सारे नए वर्ड्स मिलेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल आर्टिकल में डेफिनेटली बहुत सारे नए वर्ड्स सीखने को होते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब देखिए आज का एडिटोरियल है डिलेड इंटरवेंशन। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं कि अप्रोच क्या रहता है हमारा। हम लोग सब्जेक्ट, यहाँ पे देखो आपको हाईलाइट नजर आएगा, सब्जेक्ट रेड कलर में अंडरलाइन करके दे रखा है आपको। इसका वर्ब मैं बताऊंगा, जो डिफरेंट वर्ड्स हैं वो अलग कलर में आपको स्काई ब्लू कलर में नजर आ रहे होंगे, तो इन वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। इसको ट्रांसलेट हम करते चलेंगे, साथ में करंट अफेयर, जो भी करंट हैपनिंग्स हैं वो सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो सो मेनी थिंग्स आर देयर, थ्रू अ सिंगल सेशन वी कैन लर्न ट्रांसलेशन,
वी कैन लर्न वोकैबुलरी या करंट अफेयर्स, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं एक ही सेशन में। बस 30 से 35 मिनट का जो ये सेशन है वो आपको कंटिन्यूअसली देखना है, एंड तक देखना है, और एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाना है। तो ये स्टार्ट करते हैं। क्या सेशन है? अ डिलेड इंटरवेंशन। गवर्नमेंट के द्वारा जो ये हस्तक्षेप किया गया है, इंटरवेंशन का मतलब है हस्तक्षेप, डिलेड है ये, इंटरवेंशन है वो तो नाउन है, ठीक है, तो डिलेड हो जाएगा एडजेक्टिव, ये नाउन है तो ये एडजेक्टिव होगा, और ए यहाँ पे दे रखा है, ये यहाँ पे डिटर्मिनर होगा। तो ये इंटरवेंशन कैसा है? डिलेड है। ये हस्तक्षेप कैसा है? ये देरी से लाया गया हस्तक्षेप है, काफ़ी इसमें देर कर दी गई है। मीन्स सरकार को ये हस्तक्षेप पहले करना चाहिए था, लेकिन काफ़ी लेट ये हस्तक्षेप किया गया है, ये कहना चाहता है। अभी एक्चुअल में है क्या? ये एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी खबर है कि जिनका सामान बाहर जाता है उनको कुछ टैक्स चुकाना पड़ता था, उस टैक्स में थोड़ी छूट दी गई है, उसी को लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो कह रहा है आफ्टर मच डिले, काफ़ी देरी के बाद, द गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैज़ नोटिफाइड है, इसने नोटिफाई किया है। नोटिफाई का मतलब ऑफिशियल तरीके से सूचना देना, ठीक है, टू इन्फॉर्म ऑफिशियली। तो काफ़ी देरी के बाद गवर्नमेंट ने ऑफिशियल सूचना दी है द रूल्स एंड रेट्स, किसके बारे में? नियमों और दरों के बारे में। ये कौन से नियम और दर हैं? बेस्ड ऑन, जो आधारित हैं, विच एक्सपोर्टर्स कैन क्लेम, बेस्ड ऑन विच, जिसके आधार पर, है ना, ये वो दरें हैं, ये वो रूल्स हैं जिसके आधार पर एक्सपोर्टर्स कैन क्लेम रिबेट्स एंड टैक्सेस, कि एक्सपोर्टर जो हैं वो दावा कर पाएंगे, क्लेम का दावा करना, रिबेट्स मतलब छूट, ऑन टैक्सेज, छूट किस पर? टैक्सेस पर। और ये टैक्सेस कौन से हैं? जो पे किए जाते हैं ऑन देयर आउटबाउंड कार्गो। कार्गो सामान होता है, जो सामान शिप या एयरक्राफ्ट के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसको कार्गो बोलते हैं। आउटबाउंड जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है वो समझ लो। आउटबाउंड से मतलब होता है आउटवर्ड, जो सामान बाहर जाता है उसे कहते हैं आउटबाउंड कार्गो, ठीक है। तो यहां तक एक सेंटेंस पूरा हुआ। तो काफी देरी के बाद, मच जो है वो डिटरमिनर की भूमिका में है, डिले नाउन है यहाँ पे। तो काफी देरी के बाद गवर्नमेंट की वर्ब है वो हैज नोटिफाइड है, हैज, हैव, हैड, इनके साथ थर्ड फॉर्म लगती है। गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, गवर्नमेंट ने ऑफिशियल तरीके से इन्फॉर्म किया है रूल्स और रेट्स के बारे में, ठीक है। अब ये कौन, किसके आधार, जिसके आधार पर क्या होगा? उन रूल्स और उन रेट्स के बारे में बताया है, कुछ नियमों में बदलाव किया है, कुछ रेट्स में बदलाव किया है, जिसके आधार पर एक्सपोर्टर्स जो हैं, जो निर्यात करते हैं सामान, वो क्या कर सकते हैं? दावा कर सकते हैं। एक्सपोर्टर्स की वर्ब है वो कैन क्लेम है। क्या दावा कर सकते हैं? वो छूट मांग सकते हैं। अब किस पर? उन टैक्सेस पर जो टैक्सेस वो पे करते हैं अपने बाहर जाने वाले सामान पर, ठीक है। अब उनमें छूट का दावा कर सकते हैं। दैट इट टुक नियरली 8 मंथ्स। अब ये इट की वर्ब टुक है, इसे नियरली मतलब लगभग 8 मंथ्स लग गए, इसे लगभग 8 महीने लग गए टू कम अप विद दीज क्रिटिकल डिटेल्स, ठीक है। तो कह रहा है कि 8 महीने लग गए इन क्रिटिकल का मतलब महत्वपूर्ण, डिटेल्स पता ही आपको। कम अप विद का मतलब होता है किसी सोल्यूशन के साथ आना, ठीक है। कम अप विद का मतलब है कोई सॉल्यूशन निकाल कर लेकर आना। तो इस सॉल्यूशन को निकालने में ये जो रिबेट दी गई है, ये टैक्स में जो छूट दी गई है, उसको आने में लगभग 8 महीने लग गए, ठीक है। आफ्टर द स्कीम प्रॉमिसिंग सच रिबेट्स किक्ड इन, किसके बाद? द स्कीम जो योजना है, प्रॉमिसिंग जो वादा करती है, सच रिबेट्स, सच के बाद नाउन जो लगाना है वो या तो लगा दीजिए सीधा प्लूरल। आई एम टॉकिंग अबाउट काउंटेबल नाउन्स। अगर काउंटेबल नाउन है तो या तो सीधा प्लूरल लगा दीजिए, या फिर इससे पहले ए या एन लगेगा, अन्यथा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो किस स्कीम की बात कर रहा है? वो स्कीम जो प्रॉमिस करती है ऐसी छूट के बारे में, किक्ड इन, ठीक है। तो स्कीम जो कि किक इन हुई, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। तो ये स्कीम जो किक इन हुई। अब यहां पे देखिए आ रखा है हैजमेंट, ये हैजमेंट आ रखा है इस दैट के लिए। काफी सारे सब्जेक्ट वर्ब हैं, इसकी वर्ब, इट की वर्ब तो टुक है, स्कीम की वर्ब किक इन है, और ये हैज जो दे रखा है वो दैट की वर्ब है। हैजमेंट, तो इसका मतलब ये हुआ दैट एक्सपोर्टर्स हैव हैड टू कंजूर अप। कंजूर अप का मतलब होता है क्रिएट करना, बनाना, ठीक है। या फिर यहां पे कर सकते हैं रेज करना, जुटाना। तो इसके मतलब क्रिएट, जादुई तरीके से बनाना होता है, मेक कर सकते हो, रेज जुटाना कह सकते हो। तो एक्सपोर्टर्स हैव हैड टू, अब देखो हैव टू करते हैं, इसका मतलब करना पड़ता है, हैव हैड टू मतलब करना पड़ा है, ठीक है। कंजूर अप एडिशनल वर्किंग कैपिटल, इनको अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल की जुटानी पड़ी है। अब तक के बात कर रहे हैं, अब तो खैर स्कीम ही आ गई, इससे पहले तक एक्सपोर्टर्स को कहीं ज्यादा पैसा चाहिए होता था।
टू द एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है लेवल, किस स्तर तक की बात कर रहा है, टू द एक्सटेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस के स्तर तक, टैक्सेस कौन से, जो पे किए जाते हैं, बट नॉट रिफंडेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, लेकिन वो टैक्सेस जो कि इस समय के दौरान इनको रिफंड नहीं होते थे, लेकिन अब चूंकि रिबेट मिलेगी इनको, इतना पैसा इनको नहीं चाहिएगा, पैसा बचा पाएंगे अपने पास। ठीक है, एक बार फिर समझना। कह रहा है कि लगभग 8 महीने लग गए इस स्कीम को लाते लाते, और कह रहा है कि आफ्टर, अभी 8 महीने कहां से काउंट कर रहा है, ये 8 महीने काउंट कर रहा है कि जो स्कीम जो है प्रोमिसिंग सच रिबेट्स किक्ड इन, ठीक है, कि स्कीम जो कि ऐसी किसी छूट का दावा करती है या वादा करती है, वो जो शुरुआत हुई इस स्कीम की, उसको लाने में, इस स्कीम को लाने में 8 महीने लग गए। तो इसका मतलब ये जो पूरी कहानी आई है, इस पूरे क्लोज के लिए दैट का प्रयोग किया। ये जो इसका मतलब ये रहा कि एक्सपोर्टर्स जो हैं अब 8 महीने तक इन एक्सपोर्टर्स को काफी ज्यादा क्या एडिशनल वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती रही है। हैव हैड टू अंडर कंपल्सन सिचुएशन है, हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हैड यहाँ पे मैन वर्ब है। तो इनको क्या करना पड़ा है, रेज करना पड़ा है अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल, कहां तक, टैक्सेज जो पे करने पड़ते थे वहां तक। तो टैक्सेज भी चूंकि देने पड़ते, इसलिए इनको ये पैसा भी चाहिए होता था, लेकिन नॉट रिफंडेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, लेकिन इस पीरियड के दौरान, इस 8 महीनों के दौरान इनको ये पैसा रिफंड नहीं किया जाता था। बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वर्ब मैंने समझा दिया कि किन का मतलब बिगिन या स्टार्ट होता है, दैट वी हैव डिस्कस्ड। कंज्यूर अप का मतलब ये सब होता है, और एक्सटेंट का मतलब लेवल है। आ जाइए आगे। अ न्यू स्कीम वॉज नेसेसिटेटेड, नेसेसिटेट जो होता है एक वर्ब होती है, नेसेसरी होता है वो एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है, अ न्यू स्कीम वॉज नेसेसिटेटेड, जब भी याद रखें बी का कोई भी फॉर्म हो, चाहे वो इज एम आर वॉज वर हो या बी बीन बींग हो, ये कुल मिला के 8 रूप होते हैं बी के, इज एम आर वॉज वर, 5 तो ये होते हैं। ठीक है, इसके बाद बी बीन बींग, ये 8 हो गए। इन 8 में से किसी के साथ में अगर थर्ड फॉर्म लग रखी है तो मान के चलिएगा वो पैसिव वॉइस है, या फिर वो एडजेक्टिव हो सकता है कई बार। ठीक है, खैर ये तो पैसिव वॉइस है। कह रहा है कि अ न्यू स्कीम वॉज नेसेसिटेटेड, एक नई स्कीम की जरूरत पड़ी। ठीक है, जरूरी बना दिया गया एक नई स्कीम को। टू रिप्लेस द अर्स्टवाइल, किसको रिप्लेस करने के लिए, रिप्लेस का मतलब पहले भी कोई स्कीम चलती थी उसको हटाकर इसको लाने के लिए। अर्स्टवाइल का मतलब होता है फॉर्मर या इन द पास्ट, भूतपूर्व। मर्चेंडाइज का मतलब होता है सामान, एक्सपोर्ट्स का मतलब निर्यात, इंसेंटिव का मतलब प्रोत्साहन, स्कीम का मतलब योजना। ठीक है, तो एक नई स्कीम की आवश्यकता महसूस की गई, किस लिए, जो पहले एक सामान के निर्यात पर एक इंसेंटिव स्कीम चलती थी उसको रिप्लेस करने के लिए। पहले भी एक स्कीम थी, उसके अंदर भी जो निर्यातक हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनको इंसेंटिवाइज करने की कोशिश की गई थी, उनको एनकरेज करने की कोशिश की गई थी, तो उसको हटाकर नई स्कीम लाने की जरूरत थी। क्यों जरूरत पड़ी वो समझा रखा आगे। आफ्टर द WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन है, किसके बाद, जब विश्व व्यापार संगठन की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का मतलब WTO में एक ऐसा यूनिट काम करती है जो विवादों का निस्तारण करती है, विवादों को निपटाती है। ठीक है, तो इस बॉडी ने हेल्ड, ये होल्ड की सेकंड फॉर्म, और इसका मतलब यहां पे बिलीव है। वैसे होल्ड का मतलब थामना होता है, लेकिन यहां पे इसका मतलब बिलीव। जब इसको ऐसा लगा, जब इसने ऐसा माना, इट वॉज नॉट कंप्लायंट विद, कंप्लायंट विद का मतलब क्या होता है, कंप्लायंट विद का मतलब होता है किसी के अग्रीमेंट में ना होना। ठीक है, WTO के कुछ नियम है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, लेकिन जो ये पहले वाली स्कीम थी ना, इंसेंटिव स्कीम, ये उसके अकॉर्डिंग नहीं थी। ये पाया इस डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ने कि ये कंप्लायंट नहीं थी, ये WTO के नियमों का पालन नहीं कर रही है। द मल्टीलेटरल ट्रेड, अब ये किसके नियमों का पालन नहीं कर रही थी, मल्टीलेटरल का मतलब होता है बहुपक्षीय। एक बात याद रखिए, वेरेवर यू सी दिस वर्ड लेटरल, इसका मतलब है साइड, मल्टी का मतलब है अनेकों, बहुपक्षीय। अगर BI लगा देता बाई तो ये होता दो पक्ष का, अगर TRI लगाता ट्राइलेटरल तो त्रिपक्षीय हो जाता। ठीक है, ट्रेड वॉचडॉग्स, वॉचडॉग का मतलब होता है ऐसी एजेंसी, ऐसी संस्था जो कि निगरानी रखती है कि कहीं गैरकानूनी तरीके से काम तो नहीं हो रहा, क्या हमारे नियमों का पालन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उस निगरानी रखने वाली संस्था को क्या बोलते हैं, वॉचडॉग।
ठीक है। तो बहुपक्षीय ट्रेड वॉचडॉग के नॉर्म्स, ये WTO की बात ही कर रहा है। बहुपक्षीय व्यापार पर नियंत्रण रखने वाली जो एजेंसी है उसके नियमों का ये पालन नहीं कर रही थी, इसलिए इस WTO ने जब ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ने ये पाया कि हम नियमों का पालन ही नहीं कर रही है, तो फिर जरूरत पड़ गई एक नई स्कीम लाई जाए, इसको हटा दिया जाए। बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे अ न्यू स्कीम है, इसकी वर्ब तो वॉज नेसेसिटेटेड है। फिर ये सेटलमेंट बॉडी है, इसकी वर्ब हेल्ड है। इट की वर्ब यहाँ पे वॉज है, ठीक है। और बाकी अर्स्टवाइल का मतलब फॉर्मर है। आगे देखिए, द गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट, गवर्नमेंट को पूरा विश्वास है। गवर्नमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, कॉन्फिडेंट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। याद रखिए, कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब कभी नहीं होता। और जो ये मैंने लाइन बोली है एडवर्ब कभी नहीं होता, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अगर लिंकिंग वर्ब है तो आगे एडवर्ब नहीं आएगा, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है। गवर्नमेंट को विश्वास है क्या, दैट द न्यू स्कीम, की जो नई स्कीम है। अब ये नई स्कीम का नाम दे रखा है इसने ये वाला, ठीक है, RODTEP। अब ये रिमिशन का मतलब छूट होती है, ड्यूटीज का मतलब पता ही है, कर को ही बोलते हैं। तो ये एक्चुअल में एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स पर जो कर लगता है उसमें छूट के बारे की छूट को लेकर ये स्कीम जारी की गई है। तो इस स्कीम का नाम है RODTEP, ठीक है। करंट अफेयर्स में आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, नोट कर लेना ये। तो कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो विश्वास है उसको पूरा कि जो नई स्कीम है ये वाली स्कीम एंड इफेक्टिव फ्रॉम January 1, और ये कब से प्रभावी होगी, 1 जनवरी से प्रभावी होगी, ठीक है। इज WTO कंप्लाइंट, सरकार को पूरा विश्वास है कि जो नई स्कीम है वो WTO कंप्लाइंट है, इसका WTO के नियमों का पूरी तरह से पालन करने वाली है। कंप्लाइंट जो शब्द है ना वो कंप्लाई से बनता है। कंप्लाई का मतलब होता है ओबे करना, ठीक है, आज्ञा का पालन करना। अगर कोई कंप्लायंट है इसका मतलब ओबीडियंट है, इसका मतलब वो आज्ञा का पालन कर रहा है, इसका मतलब वो उसकी बातों को मान रहा है। आगे आ जाइए, कवरिंग 8555 टैरिफ लाइंस। टैरिफ लाइन, टैरिफ का मतलब कर होता है, और टैरिफ लाइन का मतलब ये हो गया कि भाई अलग अलग वस्तुओं पे अलग अलग कर लगता है। एक पूरी लिस्टिंग होती है कि कौन सी वस्तु पे कितना कर लगेगा, उसकी बात कर रहा है। तो कह रहा है इसको कवर करते हुए, कवरिंग जो यहां पे है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो 8555 टैरिफ लाइंस को कवर करते हुए, या फिर कहें रफली मोटा मोटी तौर पर 65% जो है इंडिया के एक्सपोर्ट्स उसको कवर करते हुए, ठीक है। द रिमिशन रेट्स, रिमिशन का मतलब बताया मैंने, रिबेट है, छूट है। तो जो छूट की दरें हैं नाउ नोटिफाइड, जिसकी सूचना अब दी गई है ऑफिशियल तरीके से, रेंज फ्रॉम, ये छूट कहां से कहां तक मिलेगी, ये 0.5% से 4.3% मिलेगी। किस पर, ऑन द फ्रेट ऑन बोर्ड वैल्यू। फ्रेट का मतलब माल ढुलाई भाड़ा होता है। जैसे कोई सामान आपको शिपिंग करनी है, जिस सामान को भेजना है, तो माल ढुलाई भाड़ा उसमें ऐड कर दिया जाता है उस फ्रेट पर। ऑन बोर्ड का मतलब जो वेसल में या शिप में सवार होकर माल जाता है वो ऑन बोर्ड है। वैल्यू का मतलब मूल्य है। ऑफ आउटबाउंड कंसाइनमेंट, आउटबाउंड का मतलब जो आउटवर्ड है, जो बाहर जा रहा है। कंसाइनमेंट का मतलब हो गया वो सामान जो बाहर, प्रेषित माल जिसको बोलते हैं ना, जो बाहर भेजा जाने वाला माल है उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट्स, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है कि इसको कवर करते हुए 8555 टैरिफ लाइन्स को कवर करते हुए, या फिर कहें कि भारत के लगभग 65% एक्सपोर्ट को कवर करते हुए, जो रिमिशन रेट अब जो नोटिफाई की गई है ये यहां से यहां तक फिट बैठती है। छूट कहां से कहां तक मिलेगी, 0.5% से 4.3% तक। और ये किसका प्रतिशत निकाला है इसने, ये उस वैल्यू का निकाला है जो सामान आप भेज रहे हो और जो ऑनबोर्ड हो चुका है सामान, जो शिप में सवार हो चुका है सामान, उस पर जो फ्रेट लगने वाला है, उस पर जो माल ढुलाई भाड़ा लगने वाला है, उसका ये प्रतिशत जो है वो छूट मिलेगी, ठीक है। और ये किस वैल्यू की बात कर रहा है, आउटबाउंड कंसाइनमेंट्स की, जो बाहर जाने वाला सामान है उसकी बात कर रहा है। फॉर सम गुड्स, कुछ सामान के लिए, देयर इज अ कैप। कैप का मतलब बताया मैंने, रेस्ट्रिक्शन होता है। कैप का मतलब लिमिट होता है। कैप का मतलब कर्ब होता है। तो ऊपरी सीमा, उच्चतम सीमा, अपर लिमिट, उसको बोलते हैं कैप। और चूंकि देयर से स्टार्ट है, ये नया क्लोज स्टार्ट हुआ, तो जो वर्ब आएगी वो अपने से बाद में आना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो अ कैप को देखकर यहां पे इज है, तो देयर इज अ कैप ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्टेड आइटम्स। कुछ सामान के लिए देयर इज अ कैप, एक ऊपरी सीमा तय है, किसको लेकर, ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्टेड आइटम्स। जो निर्यात किया जाने वाला सामान है, आइटम्स यहां पे नाउन है, एक्सपोर्टेड यहां पे एडजेक्टिव है और पास्ट पार्टिसिपल है। तो जो सामान निर्यात किया जाना है उसकी जो वैल्यू है उसके ऊपरी एक सीमा निर्धारित है। कुछ सामान के लिए जो निर्यात किया जाने वाला सामान है उसकी वैल्यू पर एक अपर लिमिट दे रखी है कि बस इतना ही हम रिमिशन दे पाएंगे, इतना ही वैल्यू का यह रिबेट कर पाएंगे।
अब ये कौन कौन से सामान बता रखा है, स्टील, फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल्स। स्टील तो समझते ही है, इस्पात। फार्मास्यूटिकल्स का मतलब जो मेडिसिन या ड्रग से संबंधित जो है, जो प्रोडक्शन होता है फार्मास्यूटिकल है। केमिकल्स मतलब रसायन होता है। तो स्टील, फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल्स हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द RODTEP, मतलब इन पर कोई छूट नहीं मिलेगी, इनको बाहर रखा गया है। ये पैसिव वॉइस है, चूंकि ये तीन चीजें हो गई है, प्लूरल हो गया तो हैव लगाया, बीन के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस किया। एक्सक्लूड का मतलब बाहर रखना है, एक्सक्लूड का अपोजिट इंक्लूड होता है। ये बाहर रखा गया है इस स्कीम से, ठीक है भाई। नेक्स्ट, सम सेक्टर्स आर कंसर्न्ड, कुछ क्षेत्र जो हैं वो चिंतित हैं अबाउट द रेट्स बीइंग लोअर देन एक्सपेक्टेड। क्यों चिंतित है? क्योंकि जो छूट की बात इन्होंने की है, जिन छूट के दरों की बात की है, वो जितना एक्सपेक्टेड था, जितना आशा लगा रखी थी, उससे कम था। लोअर डिग्री कंपैरेटिव लो की, डिग्री कंपैरेटिव है तो देन का प्रयोग कर दिया गया है। कई बार एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, इस THAN के स्थान पे THEN देकर, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि कंपैरिजन के लिए THAN आता है, THEN टाइम के लिए आता है। तो कुछ सेक्टर्स, सम के बाद में नाउन प्लूरल अगर काउंटेबल है तो, कुछ सेक्टर्स कंसर्न्ड है। अब सम सेक्टर्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, आर यहाँ पे क्या है, ये आपका लिंकिंग वर्ब है, कंसर्न्ड यहाँ पे एडजेक्टिव। मैंने कहा था इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके बाद में थर्ड फॉर्म आए तो पैसिव वॉइस भी हो सकता है। अगर एक्शन वर्ब हो तो, अगर एक्शन वर्ब नहीं है तो वो फिर आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो कुछ सेक्टर्स है चिंतित है किसको लेकर, दरों को लेकर, वो दरें जो कि जितना एक्सपेक्ट इन्होंने किया था उससे कम रखी गई है। वाइल जबकि इंजीनियरिंग फर्म्स, इंजीनियरिंग फर्म्स कौन सी होती हैं, वो संस्थाएं, वो फर्म्स जो कि मशीनें बनाती हैं, वो है इंजीनियरिंग फर्म्स। जबकि जो इंजीनियरिंग फर्म्स हैं आर वरीड, वो चिंतित हैं। अब यहां पे भी आर लिंकिंग वर्ब है, वरीड यहां पे कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव है। दैट की, ये कंजंक्शन है। टैक्सेस ऑन की रॉ मटेरियल्स, की का मतलब मुख्य, रो का मतलब कच्चा, मटेरियल्स का मतलब सामान। जबकि जो इंजीनियरिंग फर्म्स हैं वो चिंतित हैं कि जो टैक्सेस हैं मुख्य कच्चे सामान पर, आर नॉट एडिक्वेटली ऑफसेट, वो पर्याप्त रूप से ऑफसेट नहीं किए गए हैं। अब ये आर ऑफसेट जो है पैसिव वॉइस बना रहा है, नोट है, एडवर्ब ऑफ निगेशन है। ऑफसेट का मतलब है नलीफाई करना, कैंसिल आउट करना, ऑब्विएट करना, हटा देना, काउंटर बैलेंस करना भी होता है। फिर समझना, जबकि इंजीनियरिंग फर्म्स जो हैं वो चिंतित हैं कि जो मुख्य कच्चे सामान हैं उन पर जो टैक्सेस हैं उनको पर्याप्त रूप से नहीं हटाया गया है, मतलब वो पैसा अभी भी इनको देना पड़ेगा, उसमें उतनी छूट नहीं दी गई है। फाइन ट्यूनिंग में भी नीडेड, फाइन ट्यूनिंग का मतलब छोटे छोटे बदलाव करके एडजस्टमेंट करना, तो हर मतलब बहुत सही तरीके से एडजस्टमेंट की हो सकता है आवश्यकता हो। बट अ वैक्यूम हैज बीन प्लग्ड एट लास्ट, लेकिन अंततः सरकार के द्वारा जो एक खालीपन था, निर्वात था, उसको भरा गया है। प्लग का मतलब कवर करना या फिल करना बताया था, और ये पैसिव वॉइस है, बीन के साथ में थर्ड फॉर्म। तो फाइन ट्यूनिंग में भी मतलब, अब देखो सभी को तो संतुष्ट नहीं किया जा सकता। कुछ यहाँ पे उद्योग चिंतित हैं, कुछ को चिंता है, कुछ वरीड हैं, कुछ यहाँ पे गुस्से में है कि भी हमारे को तो इतनी छूट नहीं दी गई। लेकिन ये कह रहा है कि सरकार ने कम से कम कुछ तो किया। यहाँ पे सरकार ने जो निर्वात था काफी लंबे समय से, वो खाली स्थान जो था उसको कम से कम भर दिया है अंततः, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देयर कैन बी नो डाउट। अब ये नो डाउट जो है इसकी वर्ब कैन बी दे रखा है, नो डिटर्मिनर है, डाउट यहां पे नाउन है, तो कोई शक नहीं हो सकता। दैट कंजंक्शन है की, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर से पहले दे लगता है, लेकिन अगर उस व्यक्ति का नाम दोगे, जो व्यक्ति उस पद पर बना हुआ है, तो फिर दे नहीं लगेगा। तो देयर कैन बी नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कॉल है, कॉल का मतलब इन्होंने जो आह्वान किया है, क्या आह्वान किया है, टू स्केल अप एक्सपोर्ट्स। स्केल अप का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया कि आयात निर्यात बढ़ाया जाए, और कहां तक ले जाए निर्यात को, $400 बिलियन तक। कब की बात कर रहा है, इस साल। तो ये जो इनका कॉल था ना, इस कॉल ने क्या की, सहायता की, किस चीज में, एक्सपेडाइट करने में। एक्सपेडाइट का मतलब क्या होता है, स्पीड अप करना होता है, बढ़ाना होता है गति को। तो इस कॉल ने सहायता की। अब हेल्प के बाद में जब वर्ब लगती है तो सीधा V0 लगा रखा है, चाहे तो आप 2+ V0 लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस बात में कोई शक नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का, और बढ़ाकर कितना कर दिया जाए, $400 बिलियन तक इस साल, इस आह्वान ने, उनके कॉल ने हेल्प करी है किस चीज में, एक्सपेडाइट द डिसएंटेंगलिंग ऑफ इंटरमिनिस्ट्रियल रेड टेप ओवर द RODTEP स्कीम। समझना, डिसएंटेंगलिंग, यहां पे डिसएंटेंगलिंग जो है यहां पे नाउन है, क्योंकि डिटर्मिनर के बाद में दे रखा है, वैसे ये वर्ब होती है। डिसएंटेंगल का मतलब मैंने बताया था क्या, सॉर्ट आउट करना, रिजोल्व करना, सुलझाना। एंटेंगल का मतलब क्या होता है, मतलब एक प्रकार से स्टक हो जाना, ठीक है। और डिसएंटेंगल का सुलझाना।
इंटर मिनिस्ट्रियल का मतलब एक मिनिस्ट्री से दूसरे मिनिस्ट्री में। रेड टेप का मतलब टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। एक रेड टेपिज्म वर्ड होता है, इसका मतलब होता है टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, काफी ज्यादा ऑफिशियल औपचारिकताएं। कि किसी ने कह दिया, मिनिस्ट्री में गए कि भाई छूट चाहिए, मोदी जी ने कहा था, सरकार ने कहा था, तो उन्होंने कहा कि आप उस मिनिस्ट्री में जाके साइन करवा के लाओ। वो गया वहां पे, फिर कहा कि उस मिनिस्ट्री में जाके साइन करा के आओ। तो ये है इंटर मिनिस्ट्रियल रेड टेप। ठीक है, किस बात को लेकर ओवर दे रखा है? इस बात को लेकर, इस स्कीम को लेकर। फिर समझना, इस बात में कोई शक नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो आह्वान किया गया था एक्सपोर्ट्स को $400 बिलियन तक बढ़ाने का, इस साल उस चीज ने मदद करी है। क्या? कि जो यहां पे काफी ज्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी हुआ करती थी इस स्कीम को लेकर, इंटर मिनिस्ट्रियल, एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में, उसको सुलझाने की गति यहां पे तेज हो गई है इस आह्वान के द्वारा। अ न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एक नई विदेश व्यापार नीति। अ कपल ऑफ स्मॉलर एक्सपोर्ट रिलेटेड स्कीम्स। कपल ऑफ का मतलब इक्का दुक्का, स्मॉलर मतलब छोटा, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, रिलेटेड संबंधित, स्कीम्स योजनाएं, एंड अ मैकेनिज्म सिस्टम। मैकेनिज्म का मतलब होता है सिस्टम। तो देखो दो तीन चीजें हैं, एक तो नई व्यापार नीति, दूसरा क्या है इक्के दुक्के छोटे निर्यात संबंधी योजनाएं, और एक क्या है, एक सिस्टम। किस चीज का? टू फोक आउट। फोक आउट का मतलब होता है पे करना, भुगतान करना, लेकिन भुगतान कैसे करना? रिलेक्टेंटली, बगैर इच्छा के। पैसा दे तो सही, लेकिन बिना इच्छा के पैसा दें, उसको बोलते हैं फोक आउट। तो टू पे रिलेक्टेंटली, टू पे रिलेक्टेंटली, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? एक नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, छोटे मोटे इक्के दुक्के तो छोटे व्यापार संबंधी, निर्यात संबंधी स्कीम्स हैं वो, और एक जो मैकेनिज्म है पेमेंट करने का, लास्ट 2 ईयर्स पेंडिंग ड्यूज। किसका पेमेंट करना है? पिछले 2 सालों का जो बाकी है, बकाया है, वो। अंडर द अर्लियर एक्सपोर्ट इंसेंटिव प्रोग्राम, किसके तहत है ये? पीछे वाला जो प्रोग्राम था, मैंने कहा था ना इंसेंटिव स्कीम को रिप्लेस किया गया है, तो पहले वाली स्कीम थी उसके तहत। अब ये जो चीजें हैं ना, इनकी संभावना है बाई सितंबर, कि भी सितंबर तक इनकी संभावना है पेमेंट कर किए जाने की। तो ये सब चीजें जो हैं सितंबर तक हो जाएंगी, निस्तारण इनका हो जाएगा। दिस अर्जेंसी मस्ट नॉट बी लॉस्ट। तो ये जो अर्जेंसी है कि जल्द से जल्द ये काम करना है, सितंबर तक ये काम करना है, ये जो है वो खोनी नहीं चाहिए। मस्ट नॉट बी लॉस्ट पैसिव वॉइस है, ये खोनी नहीं चाहिए, मतलब होना ही चाहिए, सितंबर तक काम होना ही चाहिए। हैविंग ऑप्टेड आउट, ऑप्ट आउट का मतलब होता है कि आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इस बात को डिसाइड आपने कर लिया है। टू डिसाइड नॉट टू पार्टिसिपेट इन समथिंग, ठीक है, वो है ऑप्ट आउट। हैविंग ऑप्टेड आउट, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये तय करने के बाद कि हम भागीदार नहीं बनेंगे RCEP में, ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, शायद कुछ ऐसा था, एक क्षेत्रीय व्यापारिक एक मतलब ग्रुप बनाया गया था RCEP, उसके अंदर मतलब शामिल होने के लिए भारत ने मना कर दिया कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। तो इसको करके इंडिया इज लुकिंग टू, लुक टू का मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है भारत। अब भारत क्या सोच रहा है? भारत सोच रहा है रीइग्नाइट फ्री ट्रेड पैक्ट। पैक्ट का मतलब होता है अग्रीमेंट, पैक्ट का मतलब होता है अग्रीमेंट। भारत फिर से फ्री ट्रेड, मुफ्त में व्यापार को रीइग्नाइट करने की सोच रहा है। रीइग्नाइट, इग्नाइट मतलब प्रज्वलित करना, री मतलब पुनः, पुनः इस स्कीम को लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है, पुनः फ्री ट्रेड की एग्रीमेंट की बात सोच रहा है। नेगोशिएशंस मतलब विचार विमर्श, किन देशों के साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूके के साथ, EU के साथ और US के साथ। फ्री ट्रेड का मतलब है कि हमारा सामान आपके पास जाए, आपका सामान हमारे पास आए, तो हम टैक्स वगैरह नहीं लगाएंगे, ये फ्री ट्रेड है। ऐसा नहीं कि सामान मुफ्त में भेज देंगे वहां जाके, ये फ्री ट्रेड है। तो ये जो अर्जेंसी है ये खोनी नहीं चाहिए। इस बात को करने के बाद डिसाइड कि भारत जो है RCEP का हिस्सा नहीं बनेगा। भारत यहां पे सोच रहा है फिर से फ्री ट्रेड पैक्ट को, नेगोशिएशंस को इग्नाइट करने का, कि फिर से हम स्टार्ट करें इन विचार, इस चर्चा को फिर से आगे बढ़ाएं। किसके साथ ये फ्री ट्रेड करना चाहता है भारत? ऑस्ट्रेलिया के साथ, UK के साथ, EU के साथ और US के साथ। द ग्लोबल इकोनॉमी इज ऑन द कस्प। कस्प का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां से बदलाव होना स्वाभाविक है, जहां से बदलाव आएगा। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुकी है जहां से बदलाव आना अवश्यंभावी है, बदलाव होगा। ऑफ वन ऑफ इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट रीबाउंड, रीबाउंड का मतलब होता है रिकवरी, रीबाउंड का मतलब है रिकवरी, ठीक है। तो ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो अपने सबसे मजबूत जो रिकवरी का दौर होता है उनमें से एक जगह पर पहुंच गया है कि अब रिकवरी यहां पे होगी ग्लोबल इकोनॉमी में। कारण क्या है? एज कंजंक्शन है, क्योंकि कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव्स की जो अभियान, ड्राइव का मतलब है कैंपेन, ड्राइव का मतलब है कैंपेन, अभियान,
क्योंकि कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव जो है, कोविड-19 टीकाकरण अभियान जो है, क्रॉस अ टिपिंग पॉइंट, वो अभियान क्रॉस कर चुके हैं। किसको? टिपिंग पॉइंट को। टिपिंग पॉइंट क्या होता है? टिपिंग पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा बिंदु जहां से कुछ बड़ा होने की संभावना है, जहां से कुछ इंपॉर्टेंट चेंज आने की संभावना है। ठीक है, तो ये अब ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुका है जहां पर मतलब अब कुछ बदलाव आ सकता है। हाँ, हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो चुकी है कुछ राष्ट्रों के अंदर, इतना डर नहीं है कोविड का जितना कि शुरुआत में वैक्सीनेशन के अभाव में था। इन मैनी एडवांस्ड इकोनॉमीज कहाँ की स्थितियां हैं? बहुत सारी ऐसी अर्थव्यवस्थाओं की बात लेखक कर रहा है जो एडवांस्ड है, डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, जो जैसे कि यूएस है, यूके है, इनकी बात कर रहा है। ठीक है, तो ये सब बात एक ग्लोबल इकोनॉमी की। एज दे लुक टू गो बियॉन्ड चाइना, अब ये दे आ रहा है इंडिया के लिए। अब भारत क्या चाह रहा है भाई? ये अब यहां पे ये जो चाह रहा है दे आ रहा है ग्लोबल एडवांस्ड ग्लोबल इकोनॉमीज के लिए। अब ये जो ग्लोबल एडवांस्ड ग्लोबल इकोनॉमी, लुक टू का मतलब हो गया एक्सपेक्ट करना या सोचना, भविष्य के अंदर आप क्या करेंगे वो चीज प्लान करना। अब चूंकि ये लोग जो हैं, ये जो देश हैं, वो ये चाह रहे हैं कि वो चाइना से आगे निकले। ठीक है, बियॉन्ड का मतलब परे जाना, तो चाइना से आगे निकलना चाहते हैं। टू सर्विस डोमेस्टिक कंजम्पशन डिमांड, बियॉन्ड चाइना टू सर्विस डोमेस्टिक कंजम्पशन। डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, कंजम्पशन का मतलब उपभोग। तो घरेलू उपभोग के क्षेत्र में चाइना से आगे निकलना चाहते हैं। इंडिया नीड्स, तो भारत को आवश्यकता क्या है भी? एडवांस्ड ग्लोबल इकोनॉमीज की बात तो हो गई। अब भारत को जरूरत क्या पड़ेगी इसके लिए? भारत को जरूरत पड़ेगी टू अग्रेसिवली स्टेप अप टू द अपॉर्चुनिटी, कि जो अवसर भारत को मिल रहा है इसको आक्रामक तरीके से स्टेप अप करे। स्टेप अप का मतलब बढ़ाए, इंक्रीज करे अपनी गति को और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए। इंडिया की वर्ब नीड्स है। ऑल्दो, यद्यपि द सेकेंड वेव डैमेज, यद्यपि जो दूसरी लहर की क्षति हुई, सेकेंड वेव डैमेज, जो दूसरी लहर ने कहर बरपाया, जो इसने नुकसान पहुंचाया ऑन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पर, इज लेस सीवियर, ये नुकसान जो है ये कम गंभीर है। लेस जो है वो डिग्री कंपैरेटिव है, किसकी? लिटिल की। लिटिल पॉजिटिव होती है, लेस कंपैरेटिव होती है, और लीस्ट जो है वो सुपरलेटिव होती है। ठीक है, तो कह रहा है यद्यपि जो दूसरी लहर की क्षति जो है इकोनॉमी को लेकर, अर्थव्यवस्था पर जो क्षति पहुंचाई दूसरी लहर ने, वो कम गंभीर थी। किसकी तुलना में? देन द रैकेज, रैकेज का मतलब भी डिस्ट्रक्शन है, रैकेज का मतलब डिस्ट्रक्शन है, विनाश है। तो जो विनाश किया गया था किससे? लास्ट ईयर नेशनल लॉकडाउन, पिछले साल जो पूरे राष्ट्र भर में लॉकडाउन लगा दिया गया था, उससे जो नुकसान हुआ था उससे कम नुकसान हुआ दूसरी लहर से। डोमेस्टिक रिकवरी, तो फिर भी अब यहां से यहां तक की बात हो गई। यद्यपि दूसरी लहर ने नुकसान कम पहुंचाया, राष्ट्रीय लॉकडाउन नुकसान ज्यादा पहुंचाया, फिर भी ऑल्दो के साथ कॉमा लगा रखा है। आप चाहें तो यटर लगा सकते हैं, आप चाहें तो स्टिल लगा सकते हैं। फिर भी जो डोमेस्टिक रिकवरी है, जो घरेलू रिकवरी है, इज स्टिल फीबल, वो अभी भी कमजोर है। फीबल का मतलब वीक, जो अभी भी कमजोर है। एंड अनइवन, अनइवन का मतलब जो मतलब बैलेंस्ड नहीं है। अनइवन है मतलब बैलेंस्ड नहीं है, अभी भी मतलब असमानता यहां पे देखने को मिलेगी, एक निश्चित रफ्तार से नहीं बढ़ रही है। कंजम्पशन में सी सम पुल बैक, पुल बैक का मतलब रिट्रीट होता है, पीछे हटना होता है, पुल आउट करना होता है। विड्रॉल कह सकते हो या फिर रिट्रीट कह सकते हो, पीछे हटना, कम होना, ये सब। पेंटअप का मतलब मैंने बताया, ये एडजेक्टिव के रूप में काम आता है। पेंटअप का मतलब रिप्रेस्ड या सप्रेस्ड होता है। तो कंजम्पशन जो उपभोग है में संभावना बता रहा है सी, उपभोग क्षेत्र जो है हो सकता है कि इसमें कुछ पुल बैक देखने को मिले। पुल बैक देखने को मिले इसका मतलब हो सकता है कि उपभोग कम हो जाए ऑन पेंटअप डिमांड, है ना। और किस आधार पे कह रहा है? पेंटअप डिमांड मतलब जो दबी हुई डिमांड है उसको लेकर जो उपभोग होना चाहिए वो काफी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि पुल बैक करे ये। एज वेल एज द इंपेंडिंग फेस्टिव सीजन, और कह रहा है कि भाई एक तो पेंटअप डिमांड है, दूसरी तरफ आगे सीजन जो है फेस्टिव सीजन है वो आने वाला है। इंपेंडिंग का मतलब क्या होता है? जो निकट है, जो अराउंड द कॉर्नर है। इंपेंडिंग का मतलब है अराउंड द कॉर्नर, इसका मतलब जो नजदीक है, जो जल्द ही आने वाला है। जैसे दिवाली की बात ये कर रहा है। तो कह रहा है कि कंजम्पशन में सी इवन सम पुल बैक। अब ये विड्रॉल का मतलब ये मान लो कि जो पहले उपभोग खराब हो चुका था, इसको अब थोड़ा सा ऐसे समझो कंटेक्स्ट के अनुसार, कि जो पहले उपभोग जो है बिल्कुल भी नहीं था, लोग जो है डिमांड नहीं थी मार्केट में, उपभोग नहीं हो रहा था, तो अब जो है ये उपभोग जो है पुल बैक कर सकता है। कहने का मतलब जिस स्टेज पे आ चुका था उससे पीछे हटेगा, फिर से रिकवरी इसमें होगी। कारण क्या है? कारण एक तरफ तो है डिमांड काफी दिनों से दबी हुई है, तो डिमांड मार्केट में आएगी। दूसरा यहाँ पे ये फेस्टिव सीजन आने वाला है, इस कारण से यहाँ पे उपभोग बढ़ेगा। लेकिन इट्स सस्टेनेबिलिटी इज फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब वीक।
कि ये इसी रफ्तार से मेंटेन रहेगा। सस्टेनेबिलिटी मतलब मेंटेन करने की क्वालिटी कह सकते हो, कि एक ही दर से, एक ही स्पीड से आगे बढ़ने की एबिलिटी जो होती है वो सस्टेनेबिलिटी होती है। लेकिन ये इसी गति से आगे बढ़ेगा, ये जो एक संभावना है ये फ्रेजाइल है, ये वीक है। फ्रेजाइल यहां पे एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है, इज यहां पे लिंकिंग वर्ब है। टिल दैट फर्म्स अप, तो कह रहा है कि जब तक ये दृढ़ हो, जब तक ये फर्म अप हो, फर्म अप का मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आर अनलाइकली टू टेक ऑफ। तो जब तक ये उपभोग और डिमांड वाला क्षेत्र जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तब तक निजी निवेश उसकी संभावना नहीं है कि वो टेक ऑफ करे। टेक ऑफ का मतलब उड़ान भरना होता है। अब प्लेन उड़ान भरता है, इसका मतलब ऊंचाई पर जाता है, तो वही कह रहा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ने की संभावना नहीं है। दैट लीव्स पब्लिक कैपिटल स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट्स एज द टू ग्रोथ इंजन्स विद फिजिबल फायर पावर टू एड द रिकवरी मोमेंटम। अब इससे क्या है, ये छोड़ देता है पब्लिक कैपिटल स्पेंडिंग, जो लोग खर्चा करते हैं, एंड एक्सपोर्ट्स, और जो निर्यात है, ये जो दो मुख्य ग्रोथ इंजन्स हैं। निर्यात बढ़ेगा तो पैसा आएगा, लोग खर्चा करेंगे तो पैसा आएगा। विद फिजिबल पावर, फायर पावर, फिजिबल का मतलब प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, प्रैक्टिकल। फायर पावर का मतलब ये मान लो उत्प्रेरक है एक प्रकार का। टू एड, एड का मतलब सहायता करना। द रिकवरी मोमेंटम का मतलब हो गया, मोमेंटम का मतलब गति, रिकवरी का मतलब रिबाउंड, कि वापस से सक्रियता आए, वापस से एक्टिवेट हो। तो ये जो चीज है वो पब्लिक कैपिटल स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट्स, जो कि दो मुख्य चीजें हैं, इनको छोड़ता है किसके साथ, ठीक है, वो छोड़ता है फिजिबल पावर, फायर पावर टू एड द रिकवरी मोमेंटम। एक प्रैक्टिकल समाधान के रूप में कि दो चीजें जो हैं अगर ये सही हो जाएंगी तो रिकवरी मोमेंटम बन जाएगा। देयर इज नो टाइम, नो टाइम की वर्ब है वो इज है, नो डिटर्मिनर, टाइम नाउन। टू डिथर, डिथर का मतलब होता है हिलना डुलना, वेवर, फोल्टर, हेजिटेट। तो अब ये हेजिटेट होने का टाइम नहीं है। ऑन ईदर ऑफ दीज फ्रंट्स, कि इन मोर्चों में से किसी भी मोर्चे पर, चाहे वो पब्लिक कैपिटल स्पेंडिंग की बात करें, चाहे वो ग्रोथ की बात करें, दो की बात कर रहा है, दो के लिए ईदर का प्रयोग करते हैं। तो इन दोनों में से किसी भी फ्रंट पर, किसी भी मोर्चे पर अगर आप डगमगाए तो ये सही नहीं है, ये टाइम नहीं है डगमगाने का, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। फाइनेंशियल आर्टिकल थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन इसके लिए बेहतर ये रहेगा कि आप इस एडिटोरियल को मेरे पढ़ाने के बाद एक बार फिर से खुद से पढ़िए, ज़्यादा बेहतर समझ में आपको आएगा, अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। मिलते हैं कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।